हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेरी डाइटरी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड पहली वीडियो है। इससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताता रहा हूँ जो आप घर में करके अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे डाइटरी मॉडिफिकेशन से मुतल्लिक भी बताऊँगा ताकि डाइट के मुतल्लिक आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। आज की जो मेरी एपिसोड है उसमें मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे कज़न भी मेरे से पूछते हैं जो जिम जाते हैं, मेरे जूनियर्स भी मेरे से पूछते हैं मेरे कोलीग्स भी मेरे से पूछते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि आजकल आपने देखा होगा डब्बे वाली प्रोटीन इस्तेमाल करने का, प्रोटीन शेक्स पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ख़ासतौर पर उनमें जो जिम जाते हैं। तो इससे रिलेटेड लोगों में मिसकनसेप्शंस भी हैं। इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपके साथ डिस्कस करूँ ये सब। जो डब्बे वाली प्रोटीन में सबसे कॉमन प्रोटीन इस्तेमाल होती है उसका नाम है वे प्रोटीन। तो आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन है क्या। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये कोई आर्टिफिशियल प्रोटीन है। ये आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये दूध से डिराइव की जाती है। चाहे काउज मिल्क हो, चाहे बफेलोज मिल्क हो, ये उससे बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये बनती कैसे है। वे प्रोटीन जो है, वे प्रोटीन जब दूध से चीज़ बना रहे होते हैं, पनीर बनाने का प्रोसेस जो होता है उसमें दूध को फ़िल्टर किया जाता है, हीट किया जाता है, स्ट्रेन किया जाता है। उस हीटिंग, स्ट्रेनिंग और फिल्ट्रेशन के बाद दूध के दो कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। एक जो सॉलिड कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। उस सॉलिड कंपोनेंट को हम कहते हैं कर्ड। कर्ड से फिर आगे जाके घी बनता है, बटर बनता है, चीज़ पनीर बनता है। और जो लिक्विड होता है उसको हम वे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल गया, लिक्विड का नाम है वे, WHEY वे। तो इसी वे से आगे जाके इंडस्ट्रियल लेवल पे वे प्रोटीन बनाया जाता है। जो दूध के अगर हम प्रोटीन कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तो इसमें 80% केसीन प्रोटीन होता है दूध में। उससे मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि केसीन प्रोटीन क्या है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मैंने आपको जैसे बताया, लिक्विड जो आइसोलेट किया जाता है वे, उससे वे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये 20% मिल्क में 20% होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन के आगे जो सब टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। वे प्रोटीन के सब टाइप्स में आ जाते हैं वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेटेड वे प्रोटीन। ये जो वे प्रोटीन की सब डिवीजन की जाती हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोटीन कंटेंट, इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो वो लिक्विड वे हमारे पास आ गया, उसको जब माइक्रो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। वे प्रोटीन कंसनट्रेट में 70% प्रोटीन होता है और बाकी 30% दूध के अदर कंपोनेंट्स जैसे कि दूध वाली शुगर जिसको हम लैक्टोज कहते हैं वो होती है। इसके अलावा फैट होती है, वाइटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं उस 30% में। 70% प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड चीज़ आती है वो होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन कंसनट्रेट को ही अल्ट्रा फिल्टर करके बनाया जाता है और इसमें प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाती है। इसमें 90% प्रोटीन होता है और 10% जो होता है वो नॉन प्रोटीन कंटेंट, वही फैट, लैक्टोज, वाइटामिन एंड मिनरल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलाइसेटेड वे प्रोटीन। जब वे प्रोटीन आइसोलेट को हाइड्रोलाइज किया जाता है, मतलब हाइड्रोलाइज का मतलब होता है तोड़ना। इसके जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आपकी इंटेस्टाइन्स में उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से हो सके। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसेटेड वे प्रोटीन। तो ये मैंने आपको तीन सब टाइप्स बता दी, आइसोलेट, कंसनट्रेट और हाइड्रोलाइसेटेड वे प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन कंटेंट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं वे प्रोटीन का विद नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अंडा है, मिल्क है, दूध जिससे कि ये बनता है, गोश्त है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे दूध पीते हैं, रोज़ाना अंडा खाते हैं, थोड़ा बहुत गोश्त खा लेते हैं अल्टरनेट डेज पे, उनको कोई कंसनट्रेट लेने की या कोई बाहर से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता दूं कि एक अंडे में अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम प्रोटीन होता है। जो गोश्त होता है उसके 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब हम बात कर लेते हैं वे प्रोटीन के। वे प्रोटीन के आपको जब आप ख़रीदेंगे तो उसके डब्बे के अंदर स्कूप होता है, ठीक है। उस स्कूप की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम होती है और जो एक अच्छा वे प्रोटीन होता है ना, उसके 30 ग्राम में आपको 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये देख लें कि तकरीबन जितना आपको 100 ग्राम गोश्त से मिल रहा है उतना ही आपको एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से भी आपको प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, ये बात आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वे प्रोटीन है क्या वो सिर्फ बॉडी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं या एक आम बंदा भी यूज़ कर सकता है।
एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो हम मेडिकल में पढ़ते हैं, एक हेल्दी बॉडी जो एडल्ट बॉडी होती है जिसका वेट 70 kg हो, पर केजी जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो है 0.8 ग्राम पर केजी। इतना प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी 70 kg है तो आप 0.8 इंटू 70 करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 60 ग्राम पर डे बनता है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से 55 टू 60 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए, सिर्फ अपनी बॉडी के प्रोटीन को मेंटेन रखने के लिए। इससे ना आपका वजन कम होगा और ना आपका वजन बढ़ेगा, ना आपका प्रोटीन मैस लॉस होगा, ना ही नया प्रोटीन बनेगा। ये आपको डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपकी। और जो एक बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, अपने मैस बिल्ड करना चाहता है, उसको हम रिकमेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली वो 0.8 ग्राम से बढ़ा के 2 ग्राम पर केजी भी ले सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 70 केजी का ही बंदा बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है तो उसका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से 140 ग्राम तक जा सकती है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप अपने स्कूप्स कैलकुलेट कर लें, या इस हिसाब से जो आप गोश्त या अंडा या जिस तरह जो भी आप प्रोटीन डाइट लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी बनेगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और वे प्रोटीन जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक दीवार से इंटू से बनी होती है, एक दीवार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी होती है, वैसे ही जो प्रोटीन होता है वो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं, जो उसकी ईंटें होती हैं जो पूरा प्रोटीन बना रही होती हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें से हम कहते हैं 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और बाकी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल का मतलब है कि वो नागुज़ीर हैं, वो आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे, आपकी बॉडी नहीं बना सकती। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी खुद बना सकती है, जबकि 9 आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। वो जो 9 आपको बाहर से लेने पड़ेंगे वो होते हैं फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन और वेलिन। ये 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। और वे प्रोटीन जो होता है वो आपको एक अच्छी मिकदार में ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करता है, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो भी अच्छी मिकदार में प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, एग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक सस्ता कह लें और एक अच्छा अल्टरनेटिव कह लें प्रोटीन्स का आपके पास अवेलेबल होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन अमाइनो एसिड्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो हमारा टायरोसिन है ना, टायरोसिन बहुत ही रिच क्वांटिटी में इसके अंदर होता है। टायरोसिन से आपका मेलानिन जो आपकी स्किन का पिगमेंट है, जो मतलब हमारी स्किन को रंग देता है, वो वाला पिगमेंट बनता है टायरोसिन से। और टायरोसिन इसके अंदर अच्छी मिकदार में प्रेजेंट है। इसके अलावा टायरोसिन से हमारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, जो हमारी ब्रेन के अंदर जो हमारा रिवार्ड रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है। टायरोसिन से ही बाकी सारे मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे जो ट्रांसमीटर्स हैं ये सारे टायरोसिन से बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अमाइनो एसिड इसमें बहुत अच्छी मिकदार में होता है वो ग्लूटामीन होता है। ग्लूटामीन का बहुत ही नेसेसरी अमाइनो एसिड है आपकी बॉडी के लिए। ग्लूटामीन जो है इंटेस्टाइन के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये आपके ग्लूकोज कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो रिसर्चेस हमारे पास आ रही हैं वो हमें बताती हैं कि डायबिटिक्स जो कि रेगुलर बेसिस पे वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटामिन बहुत अच्छी मिकदार में है, उनको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलती है। क्योंकि ग्लूटामिन का इंसुलिन सेंसिटिविटी पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ग्लूटामिन होता है, इसमें टायरोसिन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है वो हमारी वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी शरियाने वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको डायलेट करता है। उनको डायलेट करने की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और इसलिए ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आर्जिनिन होता है। जो और इसके अंदर अमाइनो एसिड है वो है इसमें ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी है और एसेंशियल अमाइनो एसिड भी है। बॉडी बिल्डर्स लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ल्यूसीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाथवे होता है, एम टार पाथवे उसको हम कहते हैं। एम टार पाथवे हमारी बॉडी का बेसिक पाथवे है जो कि न्यू टिश्यू सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, नया प्रोटीन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नए प्रोटीन्स बना रहे हैं तो ये एम टार पाथवे के ज़रिए ही बनते हैं। आपकी मसल मैस एम टार पाथवे के ज़रिए ही गेन होती है, इसलिए ल्यूसीन बेसिक ट्रिगर है एम टार पाथवे का, और इसीलिए ये बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है ल्यूसीन। मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि जो एक अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन होता है उसके एक स्कूप में अप्रॉक्सीमेटली
5 ग्राम तक ल्यूसीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है जी सिस्टीन। सिस्टीन और ग्लूटामीन टुगेदर हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। ग्लूटाथायोन के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी का बेसिक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, जो हमारे डीएनए को डैमेज करके कैंसर कर सकती हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करके एजिंग के प्रोसेस को प्रमोट करती हैं, बुढ़ापे को लेके आती हैं, ये उन दोनों को प्रिवेंट करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को काउंटर करता है ये एंटीऑक्सीडेंट। इसकी वजह से हमारे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, हमारा बुढ़ापा डिले होता है। इसीलिए जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उनको एक बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलती है ग्लूटामीन की और सिस्टीन की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्लूटाथायोन बनता है और उनके कैंसर का रिस्क भी कम होता है और उनकी एजिंग भी डिले होती है। इसी के साथ साथ इसमें होता है क्रेटीन। क्रेटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है प्रोटीन का, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं +70 ईयर्स जो हो जाते हैं, ये भी एक किस्म का माइनो एसिड ही है। जो हमारे 70 ईयर्स और उसके अबाव हो जाते हैं, आपने देखा होगा उनकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उनका जिस्म पिचकना शुरू हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं सार्कोपीनिया। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे सिस्टीन लेते हैं उनके अंदर बूढ़ों के अंदर उनके अंदर सार्कोपीनिया का अमल डिले हो जाता है। इसी वजह से वे प्रोटीन ओल्डर पीपल के लिए +70 ईयर्स के पीपल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये उनमें सार्कोपीनिया को डिले करता है। तो ये आ गया इसके चंद बेनिफिट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं जो आपको दूध से भी मिलते हैं, क्योंकि दूध से डिराइव हुआ है। लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपको डिजीज़ से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके तो ये चंद बातें आ गई, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, और जो भी आपके जहन में मिथ्स होंगी वो क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ मेडिकल बेसिस पे, मेडिकल लिहाज से बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स पे। क्योंकि ये दूध से आता है, दूध की शुगर लैक्टोज थोड़ी बहुत इसमें होती है, और लैक्टोज जो बहुत अक्सर पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है, वो लैक्टोज को पचा नहीं सकती। इसकी वजह से वे प्रोटीन की कंजम्पशन के बाद लोगों को डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में जो गड़बड़ होती है उसको हम मेडिकल टर्म में ब्लोटिंग कहते हैं, ये हो सकती है। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बाद लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको एक्नी, ये इसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने मतलब लोगों को देखा है, लोग कंप्लेंट करते हैं थोड़ा बहुत के इसके बाद उनके जिस्म पे दाने मान जाते हैं, लेकिन इसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है। एक जो बहुत बड़ी मिथ है वो ये है कि इससे गुर्दे ख़राब होते हैं। यकीन करें, इसका गुर्दे ख़राब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे ही प्रोटीन्स आपको प्रोवाइड करता है जिस तरह आपको नेचुरल डाइट प्रोटीन प्रोवाइड करती है। अगर कोई वैसे पेशेंट CKD का, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, तो वो लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको यूज़ करें। लेकिन जो एक हेल्दी एडल्ट है, जो अपने बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए इसको यूज़ कर रहा है, उसके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट किडनी से रिलेटेड नहीं है, गुर्दे ख़राब करने की टोटली मिथ है। आप अपना मतलब अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, चाहे तो अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। और ये एक बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के जितने भी डिजीज़ हैं, चाहे वो क्वाशियोरकर हो, चाहे वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के डिजीज़, डेफिशिएंसी के डिजीज़ हो, सबको ये काउंटर करता है। और आपको इस वीडियो से आइडिया हो गया होगा, मैंने कोशिश तो पूरी किया कि जितना आपको बता सकूँ वे प्रोटीन्स के बारे में एक वीडियो में बताऊँ। अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोशिश करूँगा आपको बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मज़ीद कोई किसी भी डाइटरी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं आगे हाजिर हूँगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।